स्टूडेंट, आज हम लोग व्याकरण में चित्र वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। चित्र वर्णन क्या है? तो बेटा, हिंदी साहित्य की विधाओं में दो विधा है, गद्य विधा और पद्य विधा। गद्य की अनेकानेक विधाओं में चित्र वर्णन भी एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने मन के भावों को व्यक्त करता है। और अब हम लोग जानते हैं कि चित्र वर्णन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जब हम किसी भी चित्र को देखते हैं तो हमारे मन में अनेकानेक भाव उत्पन्न होते हैं और उन भावों को अभिव्यक्त करने के लिए, उन भावों को कैसे हम संप्रेषित करें, उन्हें संप्रेषित करने के लिए चित्र वर्णन की आवश्यकता पड़ी। जैसे हम किसी भी चित्र को देखिए, हम मेले में गए, हम कहीं ग्राउंड में गए तो हमारे मन में अनेकानेक भाव उठते हैं, हम उसके बारे में कल्पना करने लगते हैं और उस कल्पना को कैसे हम साकार रूप में परिणित करें, इसके लिए चित्र वर्णन की आवश्यकता होती है। और अब हम लोग जानते हैं चित्र वर्णन का शाब्दिक अर्थ। चित्र वर्णन दो शब्दों के योग से बना है। चित्र का अर्थ होता है तस्वीर और वर्णन का अर्थ होता है उसके बारे में बताना। इस प्रकार चित्र वर्णन का शाब्दिक अर्थ हुआ किसी भी चित्र को देख करके उसके बारे में पूर्णतः बताना। और परिभाषा, चित्र वर्णन की परिभाषा क्या है? तो किसी भी चित्र को देखकर हमारे मन में जो भाव उठते हैं, उन भावों को अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। यदि हम सरल शब्दों में कहें तो चित्र वर्णन क्या है? हम किसी भी चित्र को देखकर जो भी अनुभव करते हैं, उन अनुभवों को साकार रूप में परिणित करना ही चित्र वर्णन है। और उद्देश्य क्या है चित्र वर्णन का? तो चित्र वर्णन का बेटा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम अपनी कल्पनाओं को साकार कर सकें। हम अपनी कल्पनाओं को साकार करने में अपने कौशल, अपने भाषा कौशल सब कुछ का प्रयोग कर सके। और अब चित्र वर्णन का विषय, चित्र वर्णन का विषय क्या है? तो चित्र वर्णन का विषय कुछ भी हो सकता है। कोई भी त्योहार का चित्र, पार्क, हॉस्पिटल, कुछ भी, कोई भी समाज में दिया गया विषय चित्र वर्णन का विषय हो सकता है। और अब हम लोग जानते हैं चित्र वर्णन का लाभ क्या है। क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं, किसी भी कार्य में अपना समय देते हैं तो फिजूल नहीं देते हैं, जरूर उससे हमें कोई ना कोई लाभ होता है। तो चित्र वर्णन से भी हमें क्या लाभ होता है यह जानना जरूरी है। तो उसमें पहला लाभ है परखने की क्षमता का विकास। मतलब जब हम किसी चित्र को देखते हैं तो उसे परखते हैं और परखने के पश्चात उसे लिखते हैं, तो क्या होता है, हमारा परखने की जो हमारे अंदर क्षमता होती है उस क्षमता का विकास होता है। दूसरा है कल्पना शक्ति का विकास। किसी भी चित्र को देख करके हम उसके बारे में कल्पना करते हैं और इस तरह से हमारी कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। थर्ड है भाषा कौशल का विकास। अब हमें कुछ भी लिखना है तो उसके लिए हमें भाषा चाहिए। जब तक भाषा नहीं होगी तब तक हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कैसे करेंगे? तो जब हम बार बार चित्र वर्णन करते हैं तो हमारे भाषा कौशल का विकास होता है। और चौथा है लेखन कौशल का विकास। सब कुछ तो लिखने के लिए कर रहे हैं, तो इस तरह से जब हम चित्र का वर्णन करते हैं तो हमारे लेखन कौशल का भी विकास होता है। और अब अगला है विशेषताएं। चित्र वर्णन की विशेषता क्या है? कौन कौन सी विशेषता उसमें होनी चाहिए? तो उसमें पहला है बारीकी से देखें। बेटा, हमें कोई भी काम करना है तो जब तक हम उसका बारीकी से अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हमारा वो कार्य ठीक तरह से नहीं हो सकता। तो जब हम किसी चित्र का वर्णन करने जा रहे हैं तो सबसे जरूरी है कि हम पहले उसे बारीकी से देखें कि उसमें क्या क्या है, तभी उसका वर्णन करें। ऐसा नहीं कि हमने बस चित्र को देखा और वर्णन करना शुरू कर दिया। दूसरा है जरूरी बातों को अलग से लिखें। अब चित्र को हमने देखा तो हमें उसमें जो भी जरूरी चीजें दिख रही हैं, महत्वपूर्ण चीजें दिख रही हैं, उसे एक रफ कॉपी में अलग से लिख लें। क्योंकि हमें चित्र का वर्णन बहुत बड़े आकार में नहीं करना है, हमें कम शब्दों में उसका वर्णन करना है, इसलिए उसमें जरूरी जो चीजें हैं उन्हें हमें पहले रफ कॉपी में अलग से लिख लेना चाहिए। और अगला चेहरे के हाव भाव, सुख दुख को व्यक्त करें। यदि जो चित्र बना हुआ है उस चित्र में कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव को पहले समझें कि वो खुश है, दुखी है, क्या है वो। और हम जब अपने चित्र का वर्णन करना प्रारंभ करें
तो उस व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव का भी वर्णन अपने वर्णन में करें। और अगला है मुहावरों, उक्तियों और लोकोक्तियों का प्रयोग। बेटा आप जानते हो कि जब हमें अपने लेखन को प्रभावशाली बनाना होता है, आकर्षक बनाना होता है, तो उसमें हमें मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। तो चित्र वर्णन में भी ऐसा हमें करना चाहिए। यदि हम अपने वर्णन को प्रभावशाली, आकर्षक बनाना चाहते हैं, तो उसके वर्णन में हमें मुहावरों, लोकोक्तियों आदि का प्रयोग यथास्थान करना चाहिए। नेक्स्ट है वाक्य चित्र से संबंधित। हाँ, ये जरूर ध्यान रखें कि हम जो भी वाक्य बना रहे हैं वो चित्र से ही संबंधित हो, अलग से हम कोई भी वाक्य ना लिखें। मतलब चित्र के बाहर हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है। हमें जो भी लिखना है चित्र के इर्द गिर्द घूमते हुए ही लिखना है। और अगला है शब्द सीमा। मतलब चित्र का वर्णन करते हुए शब्दों की सीमा होनी चाहिए। हमने आपको पहले ही बताया कि चित्र वर्णन हम निबंध, कहानी आदि की तरह बहुत बड़े पैमाने पर नहीं कर सकते। चित्र का वर्णन करते हुए 25 से 30 शब्दों और 7 से 8 पंक्ति में हमारा वर्णन पूरा हो जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि चित्र वर्णन करते समय हमें गागर में सागर वाली भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि कम शब्द में अधिक बातों को हम अभिव्यक्त कर सकें। और अगला है सभी विषय का प्रवेश। मतलब जो भी चित्र में विषय दिए गए हैं, जो भी चित्र बना हुआ, सब कुछ हमारे वर्णन में आ जाना चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। दिए गए शब्दों का प्रयोग। कई बार चित्र वर्णन करने के लिए कुछ शब्द निर्धारित कर दिए जाते हैं। जैसे आपको मान लीजिए लालची कुत्ता एक कहानी है, उसका चित्र बना हुआ और उसका वर्णन आपको करना है। अब उसमें शब्द दे दिया गया है, लालची कुत्ता, पुल, रोटी, परछाई आदि इस तरह के शब्द दे दिए गए हैं और उस चित्र का आपको वर्णन करना है। तो वहां पे ये ध्यान देना होगा कि जो भी शब्द दिया गया है उसमें से एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए। हर शब्द का प्रयोग आपके चित्र वर्णन में होना चाहिए। और नेक्स्ट है वर्तमान समय में वाक्य रचना। जो हम वाक्य रचना कर रहे हैं उसमें हमें यह ध्यान देना चाहिए कि वाक्य रचना जो हो रही है वह वर्तमान समय में हो, भूत और भविष्य से बचे। और नेक्स्ट है पहले किसका फिर क्या का वर्णन। मतलब जब हम चित्र का वर्णन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह बताना चाहिए कि यह चित्र किसका है। उसके पश्चात यह बताना चाहिए कि चित्र में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। मतलब सबसे पहले चित्र किसका है यह बता करके ही आगे हमें बढ़ना चाहिए। और नेक्स्ट है क्रमबद्धता। बेटा क्रमबद्धता बहुत ही जरूरी है किसी भी चीज के वर्णन में। यदि क्रमबद्धता नहीं है तो हमारा वो वर्णन बिल्कुल भी श्रेयस्कर नहीं होगा। तो वाक्यों को एक क्रम में आगे बढ़ाना चाहिए, अव्यवस्थित वाक्य नहीं होने चाहिए। और नेक्स्ट है किसी महापुरुष या चर्चित व्यक्ति का चित्र है तो उनके प्रति निजी भावों को व्यक्त करें। यदि जो चित्र आप देख रहे हैं, जिस चित्र का वर्णन कर रहे हैं, वह चित्र किसी चर्चित व्यक्ति का है, जैसे स्वामी विवेकानंद, राधा कृष्ण, किसी भी चर्चित व्यक्ति का, महापुरुष का चित्र है, तो उसके बारे में आपका जो निजी भाव है, निजी अनुभूति है, उसका भी वर्णन आप चित्र वर्णन में करें। जैसे बेटा, जैसे कोई एक व्यक्ति है, भगत सिंह है, महात्मा गांधी है, अलग अलग लोगों के अलग अलग रोल मॉडल होते हैं। तो आपको व्यक्ति क्यों अच्छा लगता है, उसकी कौन सी बात, कौन सा क्रियाकलाप ऐसा है जिसकी वजह से वह आपका रोल मॉडल बना, इसका जिक्र भी चित्र वर्णन में करना चाहिए। और नेक्स्ट है स्व विचारों को अंत में लिखें। आपके जो अपने विचार हैं उस चित्र को देख करके, मतलब निष्कर्ष रूप में आप उस चित्र के बारे में जो कुछ भी बताना चाह रहे हैं उसका वर्णन आप वाक्य में अंत में करें। जैसे 7-8 वाक्यों में हमें वर्णन कंप्लीट करना है तो अंतिम वाक्य में हम अपने निजी विचारों को लिखें। और अगला है चित्र वर्णन एक कला है जिसे अभ्यास द्वारा बेहतर बनाया जा सकता है। बेटा चित्रकला, वास्तुकला, स्थापत्य कला की तरह चित्र वर्णन भी एक कला है। जिस तरह से अन्य कलाओं को हम अभ्यास करके बेहतर बनाते हैं,
उसी प्रकार से चित्र वर्णन को भी हम अभ्यास करके ही बेहतर बना सकते हैं। मतलब जब हम किसी चित्र को देखें तो उसे पहले पूरी तरह से जांचें, परखें, उसके पश्चात उसमें अपनी बुद्धि, ज्ञान, कौशल, भाषा कौशल आदि का प्रयोग करके उसका वर्णन करें। और जब हम यह वर्णन बार बार करते हैं तब हमारा चित्र वर्णन करने का जो अभ्यास है वह और भी हमें बेहतर बनाता जाता है। और हमारा यह वीडियो यहाँ पूरा हुआ। आगे की बातें अगले वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।